हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है डैट इज़ द इंडिविजुअल बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंडिविजुअल बिहेवियर के मॉडल्स को अंडरस्टैंड किया था, तो आज हम उसका कंक्लूडिंग पार्ट जो है मार्स मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर जो है उसको स्टडी करेंगे। इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बिहेवियर इज़ व्हाट ए पर्सन डज। तो इंडिविजुअल बिहेवियर कि इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत बिहेवियर है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे पर्सन, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इस तरह से बिहेव क्यों करता है और उसका जो बिहेवियर है उसकी परफॉर्मेंस को, उसके रिज़ल्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं इसके साथ लिंक भी कर दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करते हैं या बिहेव करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। अब कई लोग देखो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग क्या होता है बहुत पुअरली परफॉर्म होते हैं। तो बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उनके बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो स्टडी किए हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के मॉडल्स, रैशनल इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशनल मैन, सेल्फ एक्चुएटिंग मैन, कॉम्प्लेक्स मैन। इसका वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी ताकि अगर आपने नहीं देखा तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं। तो वही जो मार्स मॉडल है इंडिविजुअल बिहेवियर का, तो यहाँ पे यही चीज़ जो है स्टडी करता है कि वाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू, परफॉर्म वेल और पुअरली इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे मार्स मॉडल जो है उसके अंदर हम इंडिविजुअल बिहेवियर के जो ड्राइवर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर जन्म लेता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर जो है परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर अकर होता है, उसका क्या, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे मार्स मॉडल जो है ये 4 फैक्टर को बताता है जो डायरेक्टली एम्प्लॉय का, जो उसकी एम्प्लॉय की अपनी इच्छा से जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि एम्प्लॉय का रिजल्टिंग बिहेवियर होता है, जैसे मोटिवेशन है, एबिलिटी है, रोल परसेप्शन है, सिचुएशनल कंटीजेंसी है। और ये चारों वेरिएबल्स हैं, देखो चारों वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर। मोटिवेशन, एबिलिटी, रोल परसेप्शन, सिचुएशनल कंटीजेंसी। अगर इनमें से एक भी फैक्टर जो है मिसिंग है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो मार्स मॉडल है ये डिपिक्ट करता है कंबाइंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये चारों वेरिएबल्स का इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर इकट्ठा इफेक्ट पड़ता है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर जो है मिसिंग है या वीक है तो वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बैडली इम्पैक्ट करता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो काफ़ी मोटिवेटेड है, उसको अपने जॉब की भी बहुत क्लैरिटी है, ही हैज़ ए क्लियर रोल परसेप्शन ऑफ हिज जॉब, और उसके पास क्या है, सफिशेंट रिसोर्सेज भी हैं, बट उसके पास एबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली अगर एबिलिटी नहीं है तो वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब जैसे मार्स मॉडल है तो इसका एम जो है डैट इज़ मोटिवेशन, ए जो है उसकी एबिलिटी है, आर जो है रोल परसेप्शन है, और जो एस है डैट इज़ द सिचुएशनल कंटीजेंसी। अब उसी तरह क्या है कि अगर एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड है
रोल की उसको क्लैरिटी है, एबिलिटी भी है, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो भी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और उसी तरह क्या है कि अगर एक व्यक्ति जो है रिसोर्सेज भी हैं, क्लैरिटी भी है, एबिलिटी भी है, बट अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है, तो भी उसकी परफॉर्मेंस जो है ख़राब होगी। तो इस तरह से ये चारों फैक्टर जो है कंबाइंडली उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को इनकरेज करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि दे शुड गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें, तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है लोगों को बूस्ट करता है, और अगर जो एम्प्लॉय है वो पॉजिटिवली एंड स्ट्रांगली मोटिवेटेड है, तो उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अगर वो नेगेटिवली मोटिवेटेड है तो उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो एम्प्लॉय है वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सके। अब देखो, अगर एम्प्लॉय जो है पॉजिटिवली मोटिवेटेड है तो उसको डायरेक्शन भी मिलती है, वो गहराई के साथ काम करता है और अपनी गोल की तरफ उसका चैनलाइज्ड होता है। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि इसका ऑपोजिट रिजल्ट होता है। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज द एबिलिटी। देखो, एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, कि वो जो उसको जॉब असाइन की गई है क्या वो उसको परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। अब देखो, ये एबिलिटी के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति काम को कर सकता है, ये व्यक्ति काम को नहीं कर सकता। ये एबिलिटी के अंदर देखो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी आ जाती है, फिजिकल कैपेसिटी भी आ जाती है। अब जैसे कई जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे फिजिकली एबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और कई जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे मेंटल एबिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो एबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, नेचुरल कैपेबिलिटीज़ भी और जो उसने सीखी हैं वो भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी जॉब है, अगर हमने जैसे मान लो अकाउंट्स बढ़ाने के लिए हमने कोई व्यक्ति रखा है जिसने ना तो बीकॉम किया है, ना कभी अकाउंट्स पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो एक सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है, अब उसको हमने अकाउंट्स का सब्जेक्ट दे दिया, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू टीच अकाउंट्स, क्योंकि उसके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। तो उसी तरह क्या है कि देखो, जो व्यक्ति हमने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है उसके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास क्या है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जो कैपेसिटी चाहिए, जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो एबिलिटी, जो स्किल चाहिए, वो उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो एबिलिटी ही नहीं है उसके अंदर, अब जैसे हमने बस के लिए ड्राइवर चाहिए, अब जिसको ड्राइविंग ही नहीं आती तो वो बस को ड्राइव कैसे करेगा। तो इस तरह से क्या है कि जो जॉब है, जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें एम्प्लॉय जो है उस तरह के एबिलिटी के रखने चाहिए। रोल परसेप्शन। देखो, रोल परसेप्शन का मतलब होता है कि जैसे मुझे मान लो मेरे सुपीरियर ने कोई काम दिया है, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो काम क्या है। अगर मुझे समझ नहीं आया तो डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस विल बी लो, क्योंकि मैं हो सकता है किसी और तरीके से इंटरप्रेट करूँ और काम को सही तरीके से ना कर पाऊँ। तो रोल परसेप्शन का मतलब होता है कि जो हमें जॉब असाइन की गई है, क्या हम उस जॉब की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट को समझते हैं कि इस जॉब के अंदर हमने परफॉर्म क्या करना है। तो यहाँ पे पर्सनस बिलीव अबाउट व्हाट बिहेवियर इज अप्रोप्रिएट इन पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो, रोल परसेप्शन का मतलब होता है कि हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से बिहेव करना है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो हमें काम दिया गया है उसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई काम दिया गया है इसके अंदर कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें हमें बाद में करनी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है। तो वो एम्प्लॉय को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हमें रोल की क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक हम अपनी जॉब को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि इस जॉब के अंदर हमने परफॉर्म क्या करना है, तो डेफिनेटली उस काम को हम सही तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर देखो, लोगों के अंदर जो रोल परसेप्शन है, अपने रोल को वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि इस जॉब के अंदर जो है उनकी इनएक्यूरेट परसेप्शन है, तो उससे क्या होगा कि हम गलत चीज़ों के ऊपर फोकस कर जाएंगे, तो उससे भी हमारी परफॉर्मेंस जो है डाउन चली जाएगी। सिचुएशनल कंटीजेंसी। अब देखो, जो जॉब परफॉर्मेंस है वो सिचुएशनल कंटीजेंसी से भी प्रभावित होती है। कंटीजेंसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
अब कई बार क्या होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, हम एबल भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, रोल की क्लैरिटी भी है, तो अगर वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, जिस मशीन पे हमने काम करना है वो मशीन ख़राब हो जाती है, या पावर कट हो जाता है, या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो देखो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय जो है सिचुएशनल कंटीजेंसी से भी इफ़ेक्ट होती है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। तो यहाँ पे जो सिचुएशनल कंटीजेंसी है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती है, जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं होता। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इन कंडीशंस जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं वो आइडेंटिफाई करे, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे मार्स मॉडल है, एम का मतलब है मोटिवेशन, आर का ए का मतलब है एबिलिटी, आर का मतलब है रोल, जॉब का अंदर जो आपने करना है उसकी क्लैरिटी, एंड सिचुएशनल कंटीजेंसी। तो यहाँ पे चारों फैक्टर जो है स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है, एक भी वीक है, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है उसको इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ ही ये हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया।